हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने पहला मेजर टॉपिक राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ा हुआ है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। मई माह में क्या करंट अफेयर से संबंधित समसामयिकी मुद्दे रहे, उन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने नए टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक आता है पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष के संदर्भ में। 25 ईयर्स टू पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो देखते हैं कि हाल ही में 11 मई 2023 को पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण का 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। पोखरण फर्स्ट और सेकंड के परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। जो अभी जो सेकंड वाली मनाई गई है, तो उसके पहले पहली वाली है उसको भी और दूसरी वाली को, दोनों को देखते हैं कि इनका कब परमाणु परीक्षण किया गया, कब इनकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में 11 मई 1998 को 3 परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद स्वयं को परमाणु हथियार रखने वाला देश घोषित कर दिया गया। 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण में एक विखंडन उपकरण, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस और एक 0.2 सब किलोटन का डिवाइस शामिल था। 13 मई 1998 को 2 और परमाणु परीक्षणों का परीक्षण किया गया था। इस प्रकार तकनीकी सामरिक क्षमता में अपेक्षित उपलब्धि या स्तर प्राप्त करने के बाद भारत ने आगे परमाणु परीक्षण नहीं करने की घोषणा की थी। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था और यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में ही किया हुआ था। तो 1 मई 1998 को एक विखंडन उपकरण, एक न्यूक्लियर डिवाइस और 0.2 सब किलोटन का एक डिवाइस शामिल था, जिसमें 13 मई 1998 को 2 और परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण था, जिसके तहत इसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था, और पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था और इसका कोड नेम ऑपरेशन इस्माइल बुद्ध था। तो ऑपरेशन पोखरण फर्स्ट का जो परीक्षण था उसका जो कोड नेम था ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, और सेकंड वाला जो था ऑपरेशन शक्ति, उसका पोखरण का कोड नेम था। यह परमाणु परीक्षण बुद्ध जयंती के दिन किया गया था, इस कारण इसका नाम ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा रखा गया हो। परमाणु हथियार के विकास के संबंध में भारत के तर्क और उद्देश्यों को आधिकारिक परमाणु सिद्धांत में वर्णित किया गया है। भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु सिद्धांत क्या है। भारत का परमाणु सिद्धांत में यह वर्णित होता है कि परमाणु हथियार से संपन्न या परमाणु हथियार रखने वाला देश शांति और युद्ध के दौरान अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कैसे करेगा। भारत में पहली बार 1999 में परमाणु सिद्धांत का ड्राफ्ट जारी किया गया और जनवरी 2003 में भारत ने अपने आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को जारी किया था। इसके संदर्भ में अब देखते हैं कि परमाणु सिद्धांत, भारत में परमाणु सिद्धांत के बारे में। भारत में परमाणु सिद्धांत, जिसमें पहला आता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाना और रखना, जिसको आसान शब्दों में समझेंगे कि परमाणु भयादोहन या न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए भरोसेमंद तरीके से और न्यूनतम मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण करना और उन्हें अपने पास बनाए रखना, यह इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा है कि अस्वीकार क्षति की दिशा में बड़े पैमाने का परमाणु हमला जैसे कदम उठाना। तीसरा आता है परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करना। और चौथा आता है कि परमाणु और मिसाइल सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना और परमाणु परीक्षणों का स्वैच्छिक रोक लगाना है। अब आता है नो फर्स्ट यूज, जो इसका नेक्स्ट सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आशय है कि यह भारत के किसी भी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि भारत के किसी भी भाग पर या विश्व के किसी भी कोने में भारतीय बलों पर परमाणु हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी हमला करने का आदेश देने का अधिकार केवल असैन्य राजनीतिक नेतृत्व के पास रहेगी। जैव या रासायनिक हथियारों द्वारा गंभीर हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और वैश्विक स्तर पर और सत्यापन योग्य तथा गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध बने रहना है। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि भारत में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विकल्प क्यों चुना गया। भारत में क्यों चुना गया 1998 में ही। परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में चीन इसका पहला रीजन है।
कि चीन अक्टूबर 1964 में ही परमाणु हथियार का परीक्षण या परमाणु परीक्षण का कर परमाणु हथियार रखने वाला देश बन गया था और 1990 के दशक के मध्य तक चीन 45 परमाणु परीक्षण कर चुका था और इससे भारत की चिंता बढ़ गई थी। पहला तो ये विकल्प था। दूसरा आता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल करने की रिपोर्ट के संदर्भ में कि चीन ने कथित तौर पर मई 1990 में पाकिस्तान के लिए एक परमाणु परीक्षण किया था और इसमें पाकिस्तान के परमाणु बम संबंधी आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में विद्रोह भड़कने में उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के दबाव के संदर्भ में इस संदर्भ में कि भारत CTBT पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ता है और यदि भारत CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता। और ज्ञातव्य है कि भारत में CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। भेदभावपूर्ण मौजूदा परमाणु व्यवस्था के संदर्भ में इसमें NPT पर आधारित वैश्विक परमाणु व्यवस्था ने दुनिया को P5 और अन्य में विभाजित कर दिया है। भारत पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति समर्पित होने के बावजूद भी इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था से खुश नहीं है और इस कारण इस संधि को भेदभावपूर्ण होना है। P5 के बारे में P5 परमाणु अप्रसार संधि की शर्तों के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया गया है। इसमें 5 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन आते हैं इसके संदर्भ में परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। अब आता है परमाणु कमान प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित क्या क्या शामिल है। एक NCA में क्या क्या शामिल है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत पहला तो आता है राजनीतिक परिषद। पॉलिटिकल काउंसिल के अंतर्गत इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और यह एकमात्र ऐसा निकाय है जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है। और दूसरी आती है कार्यकारी परिषद। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करता है और यह परिषद NCA द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के लिए सूचना संबंधी इनपुट प्रदान करती है और कार्यकारी परिषद की राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए आदेशों को जमीनी स्तर पर पालन करती है। इसके संदर्भ में यह राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद है। किसके संदर्भ में? परमाणु कमान प्राधिकरण के संदर्भ में। अब आता है कि क्या हमें नो फर्स्ट यूज नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन उठता है कि हमें नो फर्स्ट यूज नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि भारत में नो फर्स्ट यूज नीति की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। इसके अंतर्गत पहला आधार आता है कि इस नीति के चलते युद्ध या इस प्रकार के किसी दूसरे संकट की स्थिति भारतीय निर्णयकर्ताओं के लिए रणनीतिक बढ़त सीमित हो सकती है क्योंकि उनके पास ऐसी गंभीर स्थिति या ऐसी स्थिति में गंभीर उपाय सीमित समय होगा। फिर आता है 1999 में कारगिल युद्ध और 2008 में मुंबई पर हमले की घटना जैसे बार बार होने वाले हमलों की परमाणु भयादोहन की विफलता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। और भारत के पड़ोसी देशों सहित अन्य परमाणु हथियार संपन्न देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जैसे सामरिक परमाणु हथियार विकसित करना। इसके संदर्भ में इसकी आलोचनाएं होती हैं। अब देखते हैं कि जो नो फर्स्ट यूज है उस नीति के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। उसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि यह अग्र सक्रियता को रोकती है। इसके अभाव में न चाहते हुए भी भारतीय निर्णयकर्ताओं पर युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की दबावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। भारत को परमाणु हथियार को हेयर ट्रिगर अलर्ट कर तैनात करने हेतु तकनीकी रूप से एडवांस परमाणु क्षमता का निर्माण करने से बचाने में मदद करती है और इस स्थिति में परमाणु हथियारों पर रखरखाव वित्तीय रूप से महंगा होगा। हेयर ट्रिगर अलर्ट के संदर्भ में कि यह एक अमेरिकी सैन्य नीति है जो 10 मिनट के भीतर परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम बनाती है। यह नीति भारत के विरोधी देशों और साथ ही विश्व के अन्य देशों को भी परमाणु संयम का संदेश देती है और इस प्रकार यह नीति विश्व में स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। पारंपरिक हमलों और घुसपैठ से पारंपरिक स्तर पर भी निपटा जा सकता है। ऐसे में परमाणु हथियारों को इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक के संदर्भ में। भारत में परमाणु हथियार से लैस देश बनने का महत्व क्या है। इसके देश बनने के महत्व के संदर्भ में कुछ कारण है। पहला आता है बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का होना। भारत अब 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से 3 MTCR, वाशिनार अरेंजमेंट व ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य है। इसके अतिरिक्त वह NSG की सदस्यता मिलने की संभावना है। सीमा पर सुरक्षा की स्थिति के संदर्भ में इसमें चीन और पाकिस्तान के संबंध में इसमें क्रेडिबल डिटरेंस की स्थिति सुनिश्चित की है और इस प्रकार सैन्य विषमता को संतुलित करने में भी मदद की है। भारत विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक बन गया है, जिसमें भारत वैश्विक सैन्य शक्तियों में एक शक्तिशाली समूह का हिस्सा है। इस समूह में सामरिक, परमाणु तरह की
क्षमता होती है। परमाणु त्रय का आशय है भूमि, वायु, समुद्र से परमाणु हथियार को लॉन्च करना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत इस क्षमता से युक्त है। भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में कि भारत ने 1998 और 1999 के दौरान 2225 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता स्थापित की थी और वर्तमान में 205% बढ़कर 6780 मेगावाट हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में बदलाव के संदर्भ में परीक्षणों के बाद और 21वीं सदी की शुरुआत में यूएसए एवं पश्चिम के साथ भारत के संबंध मजबूत होने लगे थे और वर्ष 2008 में भारत यूएसए सैन्य परमाणु समझौता हुआ है और इसी के साथ भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश भी बन गया था। तकनीकी क्षमता की ओर बढ़ने के संदर्भ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच के संबंध में रही है, जिसमें उदाहरण के लिए जिसमें यूएसए के साथ हमारे पास एक उच्च तकनीकी रक्षा सहयोग एनएसएसपी का होना। भारत और राष्ट्रीय गौरव की धारणा के संदर्भ में इस परीक्षणों से न केवल उस भारत को और उसकी वैज्ञानिक क्षमताओं को साबित करने में मदद की है बल्कि देश को विश्व की मुख्य सैन्य शक्तियों में भी शामिल कर दिया। उल्लेखनीय है कि भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति से लैस देश में मान्यता प्राप्त हुई है। इसके संदर्भ में अब आता है कि परमाणु क्षेत्र के संदर्भ में भारत के समक्ष चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। पहली चुनौती आती है क्रेडिट मिनिमम डिटरेंस के बावजूद पाकिस्तान गैर पारंपरिक युद्ध नीति का इस्तेमाल करता रहता है। फिर दूसरी आती है भारत चीन बॉर्डर पर सीमा विवाद के कारण कई बार हिंसक टकराव देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। इस बात पर डर बने रहना कि छोटी छोटी सैन्य कार्रवाइयाँ भी अंततः परमाणु युद्ध का कारण बन सकती हैं और पाकिस्तान सामरिक परमाणु हथियार विकसित कर रहा है तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसके संदर्भ में भारत के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अब आता है निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि पहले स्तर पर भारत को तत्काल सुरक्षा के खतरों से निपटने की जरूरत होती है ताकि क्रेडिबल्स डिटरेंस का संकेत देने के लिए समझदारी से पर्याप्त और लचीली जवाबी कार्यवाही क्षमता का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे स्तर पर भारत को दीर्घकालीन नवोन्मेषी कूटनीतिक निवेश करने की आवश्यकता है और इससे शांति की सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। इसके संदर्भ में अब आता है न्यूक्लियर डिवाइस के संदर्भ में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के संदर्भ में 11 मई 1998 को जिस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण हुआ था वह एक एडवांस डिजाइन से युक्त 2 चरणों वाला एक उपकरण है। इसके पहले चरण में फ्यूजन बूस्टेड फिजन ट्रिगर और दूसरे चरण में फ्यूजन का इस्तेमाल हुआ था तथा परमाणु बमों के विपरीत थर्मोन्यूक्लियर हथियार विस्फोट करने के लिए परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन दोनों का उपयोग करते हैं। परमाणु विखंडन की अभिक्रिया के संदर्भ में कि विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु के साथ टकराता है तथा परमाणु को उत्तेजित करता है और उसे 2 छोटे परमाणुओं में विभाजित करता है और जब प्रत्येक परमाणु विभाजित होता है तो वह अत्यधिक प्रलयकारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया के संदर्भ में परमाणु संलयन तब होता है जब 2 परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। यह वही प्रक्रिया होती है जब सूर्य को शक्ति प्रदान करती है और भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। इसमें विखंडन से कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन अभिक्रिया होती है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम ट्यूटेनियम ड्यूटेरियम होते हैं जिससे ऊर्जा निष्कासित होती है। विखंडन की क्रिया होती है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं एक और यूरेनियम 235 से क्रिया करते हैं तो इसमें कुछ हल्के तत्व निकलते हैं, कुछ हल्के तत्व होते हैं, ऊर्जा निकलती है और न्यूट्रॉनों का निष्कर्षण होता है। अब आता है यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा दूसरा टॉप आता है संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में। यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में हाल ही में जापान के हिरोशिमा एवं ग्रुप ऑफ 7 की 49वीं बैठक संपन्न हुई और भारत में इस बैठक के दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर सवाल उठाया गया है। अब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके उद्देश्यों को निम्नलिखित तरीके से देखते हैं कि जिसमें का उद्देश्य पहला होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके सदस्य के तौर में 193 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य में से एक है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी कुछ परिषदें हैं जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी 6 मुख्य परिषदें हैं।
अब आता है इसमें अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि इसमें भारत ने इस संबंध में सभी सवाल उठाए थे कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित क्यों नहीं कर सका है, और इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की बात को भी दोहराया गया था। ऐतिहासिक रूप में दोहराया गया था। ऐतिहासिक रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में देखते हैं कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता के जरिए अनेक शांति समझौतों को सफलतापूर्वक लागू कराया है। इसमें शामिल है नॉर्दर्न आयरलैंड में गुड फ्राइडे समझौता, सूडान में व्यापक शांति समझौता, और संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना मिशनों ने संघर्षरत क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की है, साथ ही सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनों को सुगम बनाने में अपना योगदान भी दिया है। औपनिवेशीकरण और आत्मनिर्णय के संदर्भ में कि इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1960 में औपनिवेशिक देशों और वहां के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित घोषणा पत्र को अपनाया था, और इसकी मदद से कई देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर संयुक्त संप्रभु राष्ट्र बन गए थे। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में इसने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र जैसी पहलों की मदद से मानवाधिकार व अंतर्राष्ट्रीय कानून तैयार की है। संधारणीय विकास लक्ष्य के संदर्भ में इसने 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया था, जो इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल है। यह 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है। मानवीय सहायता और राहत देने के संदर्भ में इसमें संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विशिष्ट संस्थाओं और पहलों की मदद से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने में सक्षम क्यों नहीं है। इसके रीजन देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला रीजन आता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रवैये के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। इसके पास शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति भी होती है, और इसका प्रयोग वे अपने हितों और अपने सहयोगियों के हितों को पूरा करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। संकल्पों या निर्णयों के लागू करने के लिए सीमित व्यवस्था के संदर्भ में यह UNGA द्वारा पारित किए गए संकल्पों में प्रवर्तन तंत्र का अभाव होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से संबंधित अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है, जिसमें सैनिकों और संसाधनों का योगदान सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें सदस्य देशों की भागीदारी भी स्वैच्छिक होती है। कुछ मामलों में सदस्य देश इसमें के संकल्पों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संसाधनों का योगदान करने में अनिच्छुक एवं असमर्थ होते हैं। संप्रभुता और राष्ट्रीय हित के संदर्भ में इसमें राष्ट्रों के ये मूल्य सामूहिक कार्यवाही में बाधक बनते हुए, साथ ही इनके कारण संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से भी समझौता करना पड़ता है। जटिलता और विभाजन के संदर्भ में इसमें कई हितधारकों की भागीदारी और उनके हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए ऐसा समाधान प्रदान करना मुश्किल हो जाता है जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। संघर्ष आमतौर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारकों से गहराई से जुड़ा होता है, और इसके परिणाम स्वरूप इनका समग्रता से समाधान करना कठिन होता है। वित्तीय संसाधनों की कमी के संदर्भ में इसके कारण अपने पहलों को लागू करने और अपने संघर्षों और आतंकवाद से प्रभावित देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता सीमित होती है। इसके संदर्भ में प्रमुख वित्तीय संसाधनों की कमी के संदर्भ में इसके प्रमुख समाधान है, जिसके कारण यह इनको समाधान है जो इसको सक्षम बनाने के लिए सक्षम नहीं है। उसके संदर्भ में अब आता है वैश्विक संघर्षों को हल करने में भारत की भूमिका के संदर्भ में मध्यस्थता और कूटनीति के बारे में इसमें भारत संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने, शांतिपूर्ण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने और सुलह करवाने पर बल देता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिसमें भारत ने वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया हुआ है। साथ ही अन्य देशों के मामले में संप्रभुता, आत्मनिर्भर निर्णय और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर जोर देता है। विकास सहयोग के संदर्भ में यह वैश्विक संघर्षों का समाधान करने के लिए भारत का दृष्टिकोण विकास सहायता पर भी बल देना चाहिए, और उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के लोगों में विकास सहायता आदि इसके संदर्भ में। आतंकवादी रोधी प्रयास के संदर्भ में भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। साथ ही इसे साझा खतरे से निपटने के लिए एक वैश्विक सहयोग की वकालत भी करता है। शांति स्थापना मिशन के संदर्भ में भारतीय शांति रक्षक सैनिकों ने लेबनान, कांगो, साउथ सुडान, हैती आदि देशों में स्थिरता बनाए रखने, नागरिकों की रक्षा करने और शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं। पहला आता है कि संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करना।
इसके तहत संघर्षों को टालने के लिए निवारक कूटनीति नीति पर जोर दिया गया जाना चाहिए। साथ ही मध्यस्थता और सुलह जैसे साधनों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यूएनएससी में सुधार के संदर्भ में यह एशियाई और अफ्रीकी देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। भारत जैसे देश स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने में वीटो शक्ति का प्रभावी उपयोग होगा। शांति स्थापना मिशनों में सुधार के संदर्भ में इसमें शांति सैनिकों के प्रशिक्षण, क्षमताओं और सौंपे गए कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावकारिता बढ़ेगी। इसके अलावा उन्हें शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ावा देने के संदर्भ में इसमें क्षेत्रीय संगठन संघर्षों को कम करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे प्रमुख संगठन हैं अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ तथा आसियान आते हैं। संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाने के संदर्भ में इसमें कभी कभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संघर्ष के वास्तविक कारणों की उपेक्षा की जाती है। इसमें गरीबी, असमानता, शासन से संबंधित मुद्दों और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे कारणों को शामिल हो सकते हैं। पर्याप्त संसाधन जुटाने के संदर्भ में सदस्य देशों को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। साथ ही दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए शुरू की गई पहलों का समर्थन करने हेतु शांति स्थापना और निवारण कोष जैसे वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र का गठन करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के सिद्धांत को मजबूत करने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में लोगों और देशों के बीच विश्वास को बढ़ावा देगा। इसको निष्कर्ष के तौर पर समझते हैं कि इसमें संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन है। इसमें दुनिया भर के संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने की पर्याप्त क्षमता होती है। हालांकि इनकी क्षमताओं का सक्रिय तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। साथ ही इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना समय की मांग होती है। इसका निष्कर्ष है। अब आता है विश्व व्यापार संगठन के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है? भारत ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में विवाद निपटान के लिए एक फैसले के खिलाफ अपील की है। विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत अपनी शून्य प्रशुल्क प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि अपीलीय निकाय डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण है। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय के समक्ष दायर भारत की अपील को व्यर्थ का प्रयास माना जा रहा है और दरअसल डब्ल्यूटीओ का अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय है। भारत ने तर्क दिया है कि आईटीए पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे और इसलिए भारत ऐसी वस्तुओं का प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं होता है। आईटीए में अत्याधुनिक तकनीक वाले कई उत्पाद शामिल हैं जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक, सॉफ्टवेयर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है डब्ल्यूटीओ के प्रमुख समझौते के बारे में। इसमें कृषि संबंधी समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं पर समझौता, व्यापार सुविधा समझौता, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौता और सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपायों पर समझौता इसके संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के प्रमुख समझौते हैं। अब आता है डब्ल्यूटीओ की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली उपलब्धि आती है कि व्यापक कवरेज के संदर्भ में। व्यापक कवरेज विश्व व्यापार संगठन दुनिया अब तक का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। इससे सदस्य देशों में दुनिया की 85% से अधिक आबादी निवास करती है, जिसमें दुनिया भर में होने वाले व्यापार का 95% डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण के संदर्भ में वैश्विक व्यापार के लिए बाध्यकारी नियमों ने सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि को सुगम बनाया। वैश्विक मूल्य श्रृंखला का उद्भव के संदर्भ में इसने डब्ल्यूटीओ ने बाजार संबंधी नियमों को पारदर्शी बनाकर जीवीसी या ग्लोबल वैल्यू चेन्स के विस्तार को सक्षम बनाया। बेहतर संचार साधनों ने जीबीसी को और भी बढ़ावा दिया है। आज इन मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर होने वाले व्यापार का कुल हिस्सा कमोडिटी व्यापार का लगभग 70% है। अब आता है गैर भेदभाव के संदर्भ में। गैर भेदभाव में डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पहला आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के अंतर्गत। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि देश व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करे और यह मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत व्यापक भागीदारों के साथ वैसा ही समान व्यवहार किया जाता है जैसा किसी अन्य देश के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी वस्तुएं या सेवाएं जब किसी सदस्य देश के बाजार में प्रवेश करें तो उन्हें घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में कम अनुकूल नहीं माना जाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है विकासशील और अल्पविकसित देशों के विशेष प्रावधान के संदर्भ में। इसमें जीएटीटी और जीएटीएस विकासशील देशों के लिए अधिमान या अधिमान्य व्यवहार की व्यवस्था करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि इन देशों में व्यापार के संदर्भ में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ विकासशील और अल्पविकसित देशों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण
कार्यक्रम प्रदान करता है ताकि वे वैश्विक व्यापार में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। वैश्विक सहयोग के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ की सदस्यता देशों के बीच वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करती है। सदस्य देशों के लिए अलग अलग व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और समझौता वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन मुद्दों में शामिल है कृषि, बौद्धिक संपदा, सेवाएं और निवेश आते हैं। विवाद समाधान के संदर्भ में इसमें डब्ल्यूटीओ के व्यापार विवाद तंत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसमें विवादों के प्रति एक तरफा प्रक्रिया से बचने के लिए इसमें मदद मिलती है। तो इसमें यह प्रमुख संदर्भ है जिससे इसकी उपलब्धियां हैं जो इन सब क्षेत्रों को कवर करती है। अब देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ के बारे में कि डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करने वाला प्रमुख मंच है जिसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर 1987 से 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता या उरुग्वे दौर आयोजित किया गया था, जिसे 1994 में इस वार्ता के समापन पर मरकज़ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते के जरिए ही डब्ल्यूटीओ स्थापित किया गया था और यह समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। इसमें सदस्यता 164 सदस्य है जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक इस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसमें महानिदेशक डब्ल्यूटीओ के सचिवालय के कामकाज की देखरेख करता है। डब्ल्यूटीओ के मुख्य कार्य के संदर्भ में यह व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाता है, व्यापार समझौते कार्यान्वयन की निगरानी करता है, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर शोध करना होता है और देश के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अब आता है कि डब्ल्यूटीओ से संबंधित मुद्दे या समस्याओं के बारे में। समझौता वार्ता में गतिरोध का होना। आम सहमति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण अक्सर समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाता है। इससे कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। विकासशील देशों की चिंताओं के संदर्भ में इसमें विकासशील देश का तर्क है कि विकसित देश वार्ता से में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, साथ ही नियमों को अपने लाभ के अनुसार निर्मित करवाते हैं। विकासशील देश अक्सर पूरी तरह से वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने में संघर्ष करते हैं और इसके अलावा वे जटिल व्यापार नियमों और मानकों को लागू करने और उनका अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। अब आता है बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षीयवाद के संदर्भ में। हाल के वर्षों में संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि हुई है और इसके अतिरिक्त देश द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यापार समझौते को अधिक महत्व देने लगा है। इसमें डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की उपेक्षा हो रही है। उभरते मुद्दे के संदर्भ में इसमें ऐसी चिंता व्यक्त की जा रही है कि डब्ल्यूटीओ 21वीं सदी के व्यापार के साथ साथ कदम से कदम मिलाने का कामयाब नहीं रहा है। ऐसा करने के लिए बहुपक्षीय समझौते में अपडेटेड प्रावधान करने की आवश्यकता है और वर्ष 1995 के बाद से कई मुद्दे सामने आए हैं, जैसे उदाहरण के लिए व्यापार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध, सतत विकास लक्ष्य और लैंगिक मुद्दे और मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे इसके अंतर्गत आते हैं। विकासशील देशों के दर्जा के संदर्भ में कि कुल सदस्यों की स्वयं की विकासशील देश घोषित करने की पात्रता तथा इस प्रकार विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों से लाभ उठाने के संबंध में चिंता प्रकट की जा रही है। संकटग्रस्त विवाद निपटान तंत्र के बारे में इसमें डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली संकट में है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपीलीय निकाय की नियुक्तियों पर रोक लगी है और इससे सदस्यों को सक्रिय अपील तंत्र के बिना डब्ल्यूटीओ दायित्व को लागू करने की और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपर्याप्त निगरानी तंत्र के बारे में इसमें विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि डब्ल्यूटीओ बहुपक्षीय समझौतों के उल्लंघनों की पहचान करने और उनका प्रभावी व समय पर समाधान करने के लिए असमर्थ है। अब आता है डब्ल्यूटीओ के सुधार के उपाय के बारे में कि विवाद निपटान तंत्र को कार्यशील बनाना। उल्लेखनीय है कि विवाद निपटान तंत्र ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का सतत परिवर्तन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इसे फिर से सक्रिय करने की गंभीर प्रयास करने चाहिए। फिर आता है वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में कि इसके लिए अलग से गोपनीय तरीके से नियम और निर्णय निर्माण में बचना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था में कई बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले सदस्यों की उपेक्षा हो जाती है और ये सदस्यों के बीच अविश्वास भी पैदा हो जाता है। संस्थागत सुधार के संदर्भ में यह डब्ल्यूटीओ की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कुछ सुधार प्रस्तावों के जरिए एक कार्यकारी समिति के गठन की मांग की है। मांगों को संतुलित करने के संदर्भ में इसमें से 21वीं सदी के व्यापार संबंधी मांगों और अनसुलझे पुराने व्यापार संबंधी मुद्दों को संतुलित करना चाहिए। छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने के संदर्भ में इसमें डब्ल्यूटीओ सभी देशों की आपसी सहमति के मूलभूत सिद्धांत का कार्य करता है, इसलिए सभी सदस्यों के विचारों का सम्मान करना चाहिए और इस संदर्भ में सबसे छोटे देशों के
विचारों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए और इसका यह भी अर्थ होता है कि यह किसी भी सदस्य देश को ऐसे किसी भी निर्णय से सहमत होने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव का उपयोग नहीं करना चाहिए जो उसके मौलिक हितों के विपरीत हो। अब आता है अन्य के संदर्भ में देखते हैं कि WTO के सचिवालय की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे एजेंडा निर्धारक के रूप में कार्य करने की भूमिका सौंपी जानी चाहिए। साथ ही शोध करने, डेटा जुटाने संबंधी क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए और विकासशील देशों को बेहतर तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए और साथ ही उनके पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाने और अन्य उपाय भी करने चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्र सलाह, अंकटाढ़ हेतु वित्त पोषण या पहुंच प्रदान करना है। WTO के नियम और समझौते में कुछ व्यापार मुद्दे जैसे डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और डेटा फ्लो आदि के सामने आने से पहले स्थापित किए गए थे। इन नियमों या समझौते को इस संदर्भ में अपडेट करने की आवश्यकता है। अब आता है ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। ग्रुप ऑफ 7 सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। तो चलिए जानते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन है क्या। G7 शिखर सम्मेलन यह एक वैश्विक अग्रणी औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व होता है, जिसका उद्देश्य इस संगठन में बैठकें वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त इन बैठकों में मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इसके सदस्य देशों में G20 के देश में के अंतर्गत आते हैं। G20 के कुछ देश शामिल हैं। G8 पहले रूस इसमें शामिल था, लेकिन प्रेजेंट में 7 देश हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, UK, इटली और USA। अब आता है 1998 में रूस के इस रूस समूह से शामिल होने के बाद G8 कहा जाने लगा था और इसे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कराने के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसे फिर से G7 कहा जाने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु यह इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। अब आता है G7 की उपलब्धियों के संदर्भ में। G7 इस समूह में 2002 में मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। G7 वित्तीय मध्य मंत्रियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कर लागू करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। इसके सदस्यों ने 2015 में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की सहायता तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना होता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। अब आता है G7 से जुड़े आंकड़ों के संदर्भ में एक नज़र डालें तो देखते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 के देशों की हिस्सेदारी 25% है तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में G7 देशों की हिस्सेदारी 46% है और वैश्विक आबादी का 1/10वां भाग हिस्सा G7 देशों में निवास करता है। इसके संदर्भ में एक प्रमुख जानकारी है। अब आता है इसके संबंध में और अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला आता है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि देशों के साथ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी और यह कार्य योजना खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, विकास संबंधी मुद्दों से निपटने तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं जैसे वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु होता है। इसमें 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो भारत की 10 सूत्रीय कार्य योजना है उसके बारे में। इसका पहला कार्य योजना आती है कि ये ऐसी समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण करे जो सर्वाधिक सुवेद्य लोगों की रक्षा करे। दूसरा आता है कि यह वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का गैर राजनीतिकरण करना, उर्वरकों का एक वैकल्पिक मॉडल विकसित करना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भोजन की बर्बादी को रोकना, ग्लोबल साउथ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास मॉडल अपनाना, समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना, लचीली स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली विकास करना, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। इसके संदर्भ में 10 सूत्री कार्य योजना है। अब आता है शिखर सम्मेलन से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो इसके अंतर्गत पहली बिंदु आता है कि यह आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक समन्वय मंच स्थापित करने में सहमति व्यक्त की गई। यह मंच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार तथा आर्थिक निर्भरता को रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने से किसी भी प्रयास से निपटेगा। सदस्य सम्मेलन में शामिल देशों ने चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को जोखिम मुक्त करने का सहमति व्यक्त की हुई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मानक के संदर्भ में इसमें विश्वसनीय एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों का विकास करने और उन्हें अपनाने हेतु कार्य योजना तैयार करने की सहमति व्यक्त की गई है। जलवायु और ऊर्जा के संदर्भ में इसमें सदस्यों ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। उन्होंने G7 स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्य योजना का भी समर्थन किया और इससे इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यापार नीतियां नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने में मुख्य भूमिका निभाएंगी। अब आता है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीलापन के संदर्भ में कि लचीली वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट जारी किया गया है। इस एक्शन स्टेटमेंट का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट का समाधान करना, साथ ही अधिक लचीली, संधारणीय और समावेशी खाद्य प्रणाली का विकास करना इसके संदर्भ में। अब आता है वर्तमान भूभाग में G7 की प्रासंगिकता के बारे में। इसके अंतर्गत आता है आर्थिक शक्ति के संदर्भ में कि इन देशों की सामूहिक आर्थिक शक्ति उन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने, वित्तीय विनियमों का समन्वय करने तथा आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में इसमें राजनीतिक प्रभाव अलग अलग मामलों जैसे युद्ध या संघर्षों, परमाणु प्रसार आदि में वैश्विक एजेंडा को आकार देने में मदद करता है। प्रतीकात्मक महत्व के संदर्भ में यह G7 में ऐसे प्रभावशाली लोकतंत्र को एक चुनिंदा समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मूल्य और साझा हेतु वैश्विक गवर्नेंस के उदाहरण के संदर्भ में इसमें वित्तीय कार्यवाही बल जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। G7 ज़्यादा प्रभावी क्यों नहीं है? इसके अंतर्गत पहला आता है कि सीमित प्रतिनिधित्व और प्रमुख देशों का सदस्य नहीं होना। इस संगठन के सीमित प्रतिनिधित्व का यह कहकर आलोचना की जाती है कि यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की विविधता को पर्याप्त रूप से समावेशित नहीं करता है। कई विशेषज्ञों का तर्क होता है कि चीन, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक गवर्नेंस तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देना चाहिए। हितों में तालमेल नहीं होने के संदर्भ में इसमें G7 देशों ने वैश्विक मुद्दों के प्रति अलग राष्ट्रीय हित, नीतिगत प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण होते हैं। इसमें असहमतियों को बढ़ावा मिल सकता है तथा संयुक्त मोर्चा बनाने में उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। वैश्विक स्थिति में बदलाव के संदर्भ में इसमें G7 जैसे वैकल्पिक मंचों को उदय को बदलती वैश्विक व्यवस्था से निपटने के लिए एक प्रतिक्रिया माना जा रहा है। प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में इसमें सहमति नीतियों का कार्यान्वयन घरेलू राजनीतिक विचारों, अलग अलग प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों जटिल प्रकृति से बाधित होता है। भारत और G7 के बारे में इसका अवसर और चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं कि G7 के विस्तार में ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य संभावित देशों के साथ भारत भी इसका सदस्य बन सकता है। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में इसमें इस वर्ष G20 का अध्यक्ष भारत रहेगा। इस G7 अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के बीच भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। फिर आता है चीन के प्रति संतुलित करने के संदर्भ में कि चीन की बढ़ती आक्रामकता G7 शिखर सम्मेलनों में चर्चा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। G7 के साथ अच्छे वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और इससे USA, फ्रांस जैसे सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके ये अवसर रहेंगे। और भारत और G7 के संदर्भ में चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं कि जिसमें आता है जैसे कि विचारों का मतभेद होना कि G7 के सभी सदस्य देशों ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि भारत का रुख कूटनीतिक रहा। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन ने G7 के अधिकतर देशों विरोधी विचारधारा वाले हैं और तथा उदाहरण के लिए वे खाद्य सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। इसमें भारत खाद्य सब्सिडी का पक्षधार है। प्रतिबद्धता के संदर्भ में वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी जैसी पहल को लागू नहीं किया गया। सुधार करने की अनिच्छा के संदर्भ में इसमें G7 आधुनिक भू राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता है, जिसमें वैश्विक संस्थाओं और समूहों में सुधार हेतु प्रभावी उपाय नहीं हो रहा है। इसमें इसकी चिंताएं और अवसर के संदर्भ में है भारत और G7 देशों के संदर्भ में। अब आता है इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि G7 बहुपक्षीय संगठनों के संदर्भ में कि जैसे वैश्विक व्यापार संगठन, विश्व बैंक आदि सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक है। G7 के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, हरित समृद्धि को बढ़ावा देने, भविष्य में महामारियों से दुनिया को संरक्षित करने, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठोस परिणाम में परिवर्तित करने में भारत की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। इसको एक निष्कर्ष के तौर पर समझा जा सकता है। अब आता है ADB
कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से 2027 के बारे में। सबसे पहले तो समझते हैं कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के बारे में। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी या एडीबी का प्राथमिक प्लेटफॉर्म है तथा यह देश स्तर पर विकास संबंधी परिणामों के कार्यक्रमों को डिजाइन करता और इससे पहले एडीबी ने भारत हेतु 2018 से 2022 के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जारी की थी और अभी प्रेजेंट में इसे बढ़ाकर 2023 से 2027 करने का प्रावधान किया गया है। सुर्खियों में हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 2023 से 2027 तक की अवधि के लिए भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की गई है, जिसमें पहला जो उसका चरण था वह 2018 से 2022 था और यह कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी एशियाई विकास बैंक का एक प्राथमिक प्लेटफॉर्म होता है जो देश स्तर पर विकास संबंधी परिणामों के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन करता है। अब आता है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक इंडिया CPS 2023-2027 में एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी 2030 की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। स्ट्रेटजी 2030 के तहत एडीबी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसके अंतर्गत पहला उद्देश्य आता है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला व संधारणीय बनाने में अपने विजन का विस्तार करना। दूसरा आता है कि चरम गरीबी के उन्मूलन संबंधी अपने प्रयास भी जारी रखना। लागत साझाकरण व्यवस्था के संदर्भ में इसमें एडीबी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए घरेलू लागत साझाकरण का पैटर्न 70-30 के रेशियो में होगा। इस स्ट्रेटजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसके अंतर्गत पहला स्तंभ आता है संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना। दूसरा आता है पर्यावरण अनुकूलन समृद्धि को बढ़ावा देना और सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत करना इसका तीसरा प्रमुख स्तंभ है। पहले स्तंभ के अंतर्गत देखते हैं कि क्या आता है। पहला स्तंभ है जैसे संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाने के संदर्भ में, जिसमें निवेश को बढ़ावा देते हुए लॉजिस्टिक उद्योग व शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को एक साथ मजबूती प्रदान करना है। MSMEs को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत होने में मदद करना है और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षमता में वृद्धि करना इसके प्रमुख बदलाव है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि हो सकती है और संरचनात्मक बदलाव हो सकते हैं। पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने, परिवहन क्षेत्र विकार्बनीकरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, भौतिक अवसंरचना की क्लाइमेट प्रूफिंग आदि में मदद मिलेगी। क्लाइमेट प्रूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन उपायों को अवसंरचनात्मक योजनाओं के विकास में एकीकृत करती है। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत करने के संदर्भ में कि इनके लिए मानव पूंजी निर्माण में जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है। इससे बुनियादी शहरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। सिंचाई की आधुनिकीकरण और बेहतर इनपुट्स जैसे रोग रहित व गुणवत्तापूर्ण जीवों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसके प्रमुख उपयोग रहे हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूती प्रदान होगी। अब आता है भारत और एडीबी के बारे में। भारत और एडीबी को जानने के पहले एडीबी के बारे में जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी उत्पत्ति 1966 में की गई थी और इसके सदस्य देशों में संख्या 68 है। इसमें 49 देश एशिया के और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि 19 देश अन्य क्षेत्र के हैं, जिसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। अब जानते हैं भारत और एडीबी की भागीदारी के संदर्भ में इसकी संभावनाओं के बारे में देखते हैं कि विगत वर्षों में के दौरान अनेक क्षेत्रों में एडीबी और भारत के मध्य भागीदारी देखी गई है। एडीबी ने भारत को कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान की है और इसके अलावा इसने भारत में व्यापार आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म वित्त में सहायता भी प्रदान की हुई है। इसकी चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें अलग अलग दृष्टिकोण के संदर्भ में देखें कि भारत विविधताओं से भरा देश है, जिसके कारण एडीबी को भारत में विविध विकास की उपलब्धियों को हासिल करने और अलग अलग राज्यों तक पहुंच स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे में इसे निम्न और उच्च आय वाले राज्यों के बीच और उनके भीतर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। निम्न आय वाले राज्यों को सहायता देने के संदर्भ में कि इसमें ऐसे राज्यों में समावेशी विकास को तीव्र करने के लिए बुनियादी अवसंरचना और सेवाओं के विकास पर क्या ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्च आय वाले राज्यों की सहायता के संदर्भ में इसमें ऐसे राज्यों में नवाचार और उत्तम पद्धतियों को समाहित करने वाली परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है।
निजी क्षेत्र के में निवेश के संदर्भ में इसमें एडीबी नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस के जरिए सरकारी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करता है। हालांकि यह सहायता मौजूदा निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के अवसरों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है। भारत में निजी क्षेत्र का निवेश कम या अधिक रहने के कारण यह एडीबी के लिए एक चुनौती बन गया है। नॉन सॉवरेन ऑपरेशन के बारे में इसे एडीबी सरकारी गारंटी या सरकार के गारंटी के बिना निजी राज्य के स्वामित्व वाली या उप संप्रभु संस्थाओं के ऋण, इक्विटी निवेश और अन्य वित्त पोषण को उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी भारत का राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होता है, जिसे 2047 तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा एडीबी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत बनाने और भारत की विशेष स्थिति का लाभ उठा सकता है। इसके संदर्भ में अब आता है पश्चिम एशिया के संदर्भ में। सुर्खियों में हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक विशेष बैठक की मेजबानी की। इस बैठक का आयोजन बैठक में शामिल सभी 4 देशों के साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया और यह साझा विजन सुरक्षित और समृद्ध पश्चिम एशिया के निर्माण पर केंद्रित है। इस भागीदारी की शुरुआत का मूल उद्देश्य दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व से होकर संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ना होता है और यह कार्य इस प्रकार से करना जिससे आर्थिक प्रौद्योगिकी व कूटनीति को बढ़ावा मिल सके। प्रथम क्वाड I2U2 के बाद इन सभी देशों की एकीकृत उपस्थिति को पश्चिमी एशिया और दूसरे क्वाड के गठन के रूप में देखा जा सकता है। क्वाड I2U2 से तात्पर्य है कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से है। यह क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडो पैसिफिक क्वाड से अलग होगा और इससे भारत की पश्चिम की ओर देखो की नीति को सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि इस नई क्वाड का भारत के लिए क्या महत्व है। जैसे मध्य पूर्व के साथ संबंधों के बारे में कि भारत को मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद हैं जो भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों को पूर्ति करने में मदद कर सकते हैं। फिर आता है 2021 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त अरब अमीरात ने CEPA में हस्ताक्षर किए थे। अंततः इसे इस तरह से पहले से ही घोषित कई पहलों को सहयोग प्राप्त होगा। यह एशिया के अलावा अमेरिका के साथ भी संबंधों के विस्तार से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देता है। वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाने के संदर्भ में यह नई क्वाड का निर्माण सामरिक रूप से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह रूस, यूरोप और चीन जैसे अन्य प्रमुख सदस्यों के हितों के साथ भारत के हितों के तालमेल को बिठाने में भी मदद करता है। शांति और सुरक्षा के संदर्भ में यह भारत, स्वेज नहर और संयुक्त साउथ अफ्रीका के बीच स्थित पश्चिमी हिंद महासागर में व्यापक भागीदारी को बनाए रखने में सहयोग करेगा और यह विश्व व्यापार का कम से कम 12% हिस्सा स्वेज नहर के जरिए पूरा होता है। स्वेज नहर हिंद महासागर को लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर में जोड़ती है। इससे समुद्री पायरेसी, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी की आतंकवाद जैसे खतरों में कम करने में मदद मिलेगी। बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। चीन को प्रति संतुलित करना कि चीन, संयुक्त अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ाने में सफल रहा और इसके चलते अब इस क्षेत्र में चीन की कूटनीतिक उपस्थिति को उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है कि 2021 में ईरान चीन ने 25 वर्ष की लंबी अवधि वाले एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और भारत के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को स्थापित करना प्रासंगिक हो गया था। इस नए समूह से संबंधित समस्याएं या चुनौतियों के बारे में जैसे स्पष्टता का अभाव होने के संदर्भ में कि स्पष्टता का अभाव, इस समूह में रणनीतिक लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा यह समूह अपने गठन के प्रारंभिक चरण में है और इसके द्वारा अभी व्यावहारिक या कार्य शुरू नहीं किया गया है। सदस्यों के बीच तालमेल के अभाव के संदर्भ में कि शांति संपन्न होने के मामले में सदस्य देशों के मध्य तालमेल नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप में भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से अधिक शक्तिशाली है। इसके संदर्भ में सहयोग के संदर्भ में इस समूह में शामिल देशों के बीच चीन और रूस के साथ संबंधों की स्थापना को लेकर अत्यधिक मतभेद बना हुआ है। सामरिक स्वायत्तता के संदर्भ में यह समूह भारत के लिए चुनौती भी पैदा कर सकता है। पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्ष के संदर्भ में यह अरब देशों में आंतरिक संघर्ष भारत के महत्वपूर्ण भागीदारों जैसे ईरान को दूसरे समूह में जाने के लिए बाध्य कर सकता है। आगे की राय में देखते हैं कि यह द्विपक्षीय चिंताओं को दूर करना कि इन 4 देशों में
के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि पश्चिमी एशियाई क्षेत्र की समस्याओं का प्रबंधन एक चुनौती भरा हुआ है। अब आता है सहयोग के संदर्भ में कि भविष्य में नए क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने या मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया दोनों अन्य भागीदारों के साथ संबंधों को बनाए रखने ऐसे सहयोग को व्यापक बनाया जा सकता है। विकास के संदर्भ में कि यह बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, और शांति बनाए रखने के संदर्भ में इस समूह में को इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, जिससे पश्चिम एशिया दक्षिण एशिया में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करना चाहिए। अब आता है भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बारे में। हाल ही में भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में आयोजन किया गया। अब देखते हैं कि भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग सम्मेलन संघ के बारे में। इसकी उत्पत्ति 2018 में हुई थी। इसमें 14 द्वीपीय देश शामिल हैं, जिसमें कुक, आइसलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नोरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू और वनुआतू, इसमें 14 द्वीपीय देश शामिल हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्य में आता है कि यह प्रशांत द्वीप समूह के अंतर्गत द्वीपों के एक प्रमुख समूह है, जिसमें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत अन्य संबंधित तथ्यों में देखते हैं। पहला तथ्य आता है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रशांत द्वीपीय देशों में 12 सूत्री विकास योजना का घोषणा की है। इस विकास योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल, नवीनीकरण ऊर्जा, साइबर सुरक्षा से संबंधित कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। FIPIC के में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत नीति का हिस्सा है। दक्षिण सहयोग के संदर्भ में भारत ने विकासात्मक सहायता उपलब्ध कराकर प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। प्रशांत द्वीपीय देशों के महत्व के बारे में इसमें पहला आता है भू सामरिक के संदर्भ में कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका अधिकांश हिस्सा प्रशांत द्वीपीय देशों के क्षेत्राधिकार में आता है। समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में इसमें भारत ने अपनी बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं को देखते हुए मलक्का के पूर्व में क्षेत्रों पर भी ध्यान देना शुरू किया है, और इस प्रकार ये द्वीपीय देश भारत की व्यापक समुद्री रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आर्थिक के संदर्भ में इन द्वीपीय देशों के पास संसाधनों के समृद्ध अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं। ये आर्थिक क्षेत्र ऐसे हैं जो LNG जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के स्रोत भी है। अब आता है क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव के संदर्भ में। यह द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन या अन्य क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग और साझेदारी को अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान कर सकता है। सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में कि यह फिजी और पापुआ न्यू गिनी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय मौजूद है, और साथ ही यह भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। अब आता है संबंधों को मजबूत करने के समक्ष चुनौतियां। पहली आती है वैश्विक शक्तियों में प्रतिस्पर्धा होगी। वैश्विक स्थित शक्तियों में जब प्रतिस्पर्धा होगी तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रशांत द्वीपीय देशों ने चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसे देशों को व्यापक तौर पर अपनी ओर आकर्षित किया है। अप्रयुक्त व्यापार क्षमता के संदर्भ में कि भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच कुल वार्षिक व्यापार लगभग $300 मिलियन का रहा। पारंपरिक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं तो भारत की विदेशी नीति हिंद महासागर क्षेत्र पर अधिक केंद्रित है, और इस वजह से प्रशांत द्वीपीय देशों सहित प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। सीमित भागीदारी के संदर्भ में कि इसमें प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की भागीदारी अभी भी काफ़ी हद तक फिजी और पापुआ न्यू गिनी पर ही केंद्रित है, और इसका मुख्य कारण इस देशों की बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति रही है। भौगोलिक दूरी के संदर्भ में यह प्रशांत द्वीपीय देशों में भारत की बहुत दूर स्थिति है, जिससे ऐसे में देशों के साथ भौतिक संपर्क और नियमित जुड़ाव मुश्किल हो जाता है, और लोगों के बीच संबंध के बीच में यह पश्चिमी देशों, पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ परस्पर संपर्क बढ़ाने पर क्या ध्यान दिया जा रहा है इसके संदर्भ में। अब आता है PIC के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में। पहली पहल आती है कि इंडिया FIPIC के लिए बिजनेस एक्सीलेटर 2015 में स्थापित किया गया। वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करना, भारतीय हवाई अड्डों पर वीजा ऑन अराइवल का विस्तार होना, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पैन पैसिफिक आइसलैंड नेटवर्क का होना, और भारतीय मानवीय सहायता और आपदा राहत कोविड-19 महामारी या अन्य विपदाओं के दौरान होना, भारत संयुक्त राज्य विकास साझेदारी कोष की स्थापना करना, जलवायु परिवर्तन और निपटने में स्वच्छता ऊर्जा को अपनाने के लिए $1 मिलियन के विशेष कोष की स्थापना करना, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख पहले स्टार्ट की गई। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें एक उच्च स्तरीय भागीदारी होना चाहिए, विकास सहायता होना चाहिए, व्यापार और निवेश में वृद्धि होनी चाहिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान होना तथा कनेक्टिविटी और अवसंरचना संबंधी विकास कार्य किए जाने चाहिए।
अब आता है हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में कि यह एक एकीकृत भू राजनीतिक मंच के निर्माण के लिए आसपास के भूभाग के साथ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एकजुट करता है। भारतीय दृष्टिकोण से यह हिंद महासागर के पूर्वी अफ्रीका के तट से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसे 2017 में यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट के अनुसार यह एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के पश्चिमी तट से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। अब आता है हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रासंगिकता के बारे में कि भारत का लगभग 50% व्यापार हिंद प्रशांत क्षेत्र से होता है। हिंद महासागर भारत के 90% व्यापार और ऊर्जा स्रोतों का वहन करता है। भारत की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व में बढ़ोतरी हो रही है। यह व्यापार और निवेश को सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है और इसके अन्य हित में यह है समुद्री प्रदूषण से निपटना, गैर कानूनी और गैर विनियमित गतिविधियों को रोकना। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रासंगिकता को संदर्भित करता है। अब आता है इन दोनों क्षेत्रों की पहलों के संदर्भ में कि 2019 में भारत ने अपने विदेश मंत्रालय में इंडो पैसिफिक विंग का गठन किया और फिर 2020 में विदेश मंत्रालय ने ओशनिया डिवीजन स्थापित किया हुआ है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विचार प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ ही सागर अर्थात क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास तथा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में ऐसी पहले स्टार्ट की गई थी। क्वाड जैसे समूह समुद्री हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सुर्खियों के बारे में, जिसमें पहली आती है भारतीय यूरोप मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौते के बारे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता के संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले तौर तरीकों पर चर्चा की है। इसमें EFTA में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है। इसमें वस्तुतः दो क्षेत्रों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होता है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता है दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच एक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था संबंधित पक्षों के बीच अधिकतर व्यापार तथा पर सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने और समाप्त करने का प्रावधान करती है। साथ ही यह सेवाओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के मानदंडों को भी आसान बना देता है। इस दृष्टि से TEPA महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करता है। इस लाभों से एकीकृत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण होता है। व्यापार निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि आदि शामिल होती है। EFTA मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है और इस समूह को ऐसे देशों के एक विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते। EFTA के साथ भारत के व्यापार के संदर्भ में कि भारत EFTA का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। EFTA देशों को भारत का निर्यात 2022-23 में 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2021-22 में 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। EFTA देशों ने भारत का आयात 2022 से 2023 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2021-22 में 25.5 अमेरिकी बिलियन डॉलर था। इसके संदर्भ में यह भारत के व्यापार है। अब आता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो प्लस के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की सिफारिश की है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो प्लस 5 नाटो देशों और 5 साझेदार देशों का एक मंच लाने का एक सुरक्षा गठबंधन है। ये 5 साझेदार जिसके अंतर्गत आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। नाटो प्लस 5 का उद्देश्य वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नाटो 31 सदस्यीय सैन्य संगठन होता है या गठबंधन है जिसमें 29 यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिका के 2 देश शामिल हैं। भारत को नाटो प्लस 5 पे शामिल करने के महत्व के बारे में, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस कदम का अर्थ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस चीन के साथ साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा को बढ़त हासिल करना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कदम क्वाड और G7 से गठबंधन देशों के साथ साझेदारी में आर्थिक प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होता है। भारत क्वाड समूह का एक प्रमुख सदस्य है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसके सदस्य आते हैं। भारत के लिए नाटो प्लस 5 शामिल होने का अर्थ होता है कि नाटो गठबंधन देशों और भारत के बीच निरंतर खुफिया जानकारी साझा हो सकेगी और भारत को बिना कोई समय गंवाए नवीनतम सैन्य प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो सकेगी। अब आता है प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा के बारे में कि यह एक अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम होता है और यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह दर्जा मिलने से एक देश सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे दर्जा प्राप्त देशों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा की प्रतिबद्धता नहीं मिलती है। साथ ही यह नाटो के एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है, इसलिए सभी सदस्य देशों को सुरक्षा
प्रतिबद्धता प्राप्त होती है। अमेरिका ने 18 देशों के रूप में इसे नामित किया है और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया आते हैं। भारत MNNA का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब आता है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने 75 वर्ष पहले 7 लाख फिलिस्तीनियों के व्यापक विस्थापन को प्राप्त किया। वर्ष 1948 में फिलिस्तीनियों को उस भूमि से सामूहिक पलायन करना पड़ा जिससे आगे चलकर इजराइल के नाम पर एक अलग राष्ट्र के रूप में रूपांतरित होना था। पलायन की इस घटना को नकवा के रूप में जाना जाता है और अरबी भाषा में नकवा का अर्थ आपदा होता है। अब आता है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में। यहूदी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के रूप में फिलिस्तीन भूमि पर अपना दावा करते हैं, जबकि यहाँ अरब सदियों से बहुसंख्यक हैं और 1917 में ब्रिटेन के बालसूफर घोषणा पत्र के द्वारा जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करना। इसी तरह से यह चलता रहा और भारत ने इस मामले में डिहाइफेनेशन की नीति अपनाई है। इस नीति का अर्थ होता है कि इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा और इस संबंध में भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंधों में स्वतंत्र और पृथक होगा। अब आता है अग्रिम नोटिस के बारे में या एडवांस नोटिस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी के लिए ट्रैफिक के परिवर्तनों और निर्यात प्रतिबंधों के संदर्भ में अग्रिम नोटिस देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस नोटिस के अंतर्गत यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक आर्थिक समूह है। इसमें भारत सहित 14 साझेदार देश शामिल हैं। ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फोकस के इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के निम्नलिखित 4 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आता है व्यापार, दूसरा आता है आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा आता है स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अवसंरचना और चौथा आता है कर एवं भ्रष्टाचार रोकथाम। इसके तहत यह 4 स्तंभ है, जिसमें IPEF के सदस्यों को सभी 4 स्तंभों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है और भारत IPEF के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं हुआ है। अब आता है बिजनेस। भारत ने अमेरिका के इस कदम पर चिंता व्यक्त की है कि इस तरह से की व्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन होगा, साथ ही यह सरकार की नीति निर्माण की संप्रभुता और स्वायत्तता को भी प्रभावित हो सकती है। इसके संदर्भ में भारत ने अपनी अमेरिका के इस कदम पर चिंता व्यक्त की है। अब आता है बिजनेस रेडी परियोजना के बारे में या बी रेडी परियोजना के बारे में। विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेडी परियोजना शुरू की है। बिजनेस रेडी परियोजना किसी देश के व्यवसाय निवेश परिवेश का मूल्यांकन करने की दिशा में अधिक संतुलित और पारदर्शी तरीका प्रस्तुत करती है, साथ ही ये गतिशील निजी क्षेत्रकों के लिए भी तैयार रूप से प्रस्तुत करती है। बिजनेस रेडी में वास्तव में विश्व बैंक समूह के पूर्ववर्ती डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट में सुधार लाकर उसकी जगह ली है और विश्व बैंक के 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया है और इस रिपोर्ट में चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रैंकिंग में हेरफेर करने का आरोप लगा था। अब जानते हैं कि बिजनेस रेडी परियोजना के बारे में। यह परियोजना किसी फर्म के अस्तित्व चक्र को शामिल करने वाले 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसके अंतर्गत 10 विषय आते हैं कि व्यापार में प्रवेश, व्यापार में स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन। इसके 10 प्रमुख क्षेत्र है। पहली रिपोर्ट को 2024 में प्रकाशित की जाएगी और इसमें 54 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है और जिसका विस्तार 2025-26 तक इसका विस्तार 180 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। अब बिजनेस रेडी परियोजना के क्या लाभ हैं? यह निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा, समावेशी और संधारणी तरीके से उत्पादकता में सुधार करेंगे। इसके संदर्भ में प्रमुख लाभ है। अब आता है डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट और बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट के बारे में। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट जो है यह केवल कुछ व्यक्तिगत फर्मों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट करता है और यह जो होता है वह संपूर्ण निजी क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण पर रिपोर्ट जारी करता है। इसका कुछ मापदंड वैधानिक कानूनों और विनियामकों और उनके कुछ मापदंडों व्यवहारिक कार्यान्वयन पर आधारित होते हैं। इसमें सभी मापदंड वैधानिक कानूनों और विनियमों के व्यवहारिक कार्यान्वयन दोनों पर आधारित होते हैं। इसकी गणना डेटा और गणना प्रक्रिया अपारदर्शी होती है और यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित सभी डेटा और उपयोग की गई गणना पद्धति को प्रकाशित किया जाएगा। इसमें किसी अर्थव्यवस्था के केवल प्रमुख व्यावसायिक शहर को ही शामिल किया जाता है और इसमें किसी अर्थव्यवस्था के कई शहर को शामिल किया जा सकता है।
अब आता है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा के बारे में। एशियाई विकास बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु की अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा की है। इसके अंतर्गत यह एक बहु प्रदाता वित्त पोषण साझेदारी सुविधा है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा होता है। IFCAP की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके अंतर्गत यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अधिक खतरा है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त पोषण के अधिक अंतराल है। इसके संदर्भ में इसकी आवश्यकता पड़ी। IFCAP के लाभों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें गुणक प्रभाव है कि प्रत्येक $1 के वित्त पोषण की गारंटी होने और ADB से इसे बढ़ाकर $5 तक पहुंचा सकता है। इससे जलवायु वित्त पोषण में कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। जलवायु वित्त पोषण के अन्य प्रमुख तंत्र के बारे में, जिसके प्रमुख तंत्र में आता है, पहला आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, दूसरा आता है हरित जलवायु कोष और तीसरा आता है अनुकूलन कोष और चौथा आता है हानि और क्षति कोष साथ ही आते हैं। अब आता है विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में। हाल ही में अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष का चयन एक खुली प्रतियोगिता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और इस पद के उम्मीदवारों को विश्व बैंक के सदस्य के देशों के नागरिक होना चाहिए। अब आता है वाशिंगटन घोषणा पत्र के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका साउथ कोरिया द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर अवसर पर दोनों पक्षों ने वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा में कोरियाई प्रायद्वीप क्षेत्र में न्यूक्लियर डिटरेंस नीति की वकालत की गई और इस नीति का उद्देश्य उत्तर कोरिया के खिलाफ शक्ति समीकरणों को संतुलित करना है। वाशिंगटन घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं के संदर्भ में देखते हैं कि यह कोरिया प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैनात की गई है और अमेरिका साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमताओं को मजबूत करेगा और इस बात की पुष्टि भी करेगा कि साउथ कोरिया स्वयं की स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की एमी पॉप को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की पहली महिला महानिदेशक निर्वाचित किया गया है। इसे 1951 में स्थापित IOM को 1951 में स्थापित किया गया था। यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 175 देशों के पास इसकी सदस्यता है और इसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। अब आता है छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में। इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 6 इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उल्लेखनीय है कि इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है, जिसकी थीम एक लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी है। आयुषी एक ऐसा मंच होता है जहां हिंद महासागर क्षेत्र के देश या विचार विमर्श करते हैं, जैसे आपसी सहयोग और शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब आता है सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी नामक चीनी विचारधारा को ताइवान के नियमित घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। सिल्क वर्म ईटिंग का अर्थ होता है कि किसी देश में कृमिक अतिक्रमण के जरिए दूसरे के राज्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक घुसपैठ करना। यह पश्चिमी देशों की अवधारणा सलामी स्लाइसिंग या चीनी संस्करण है। यह पड़ोसी या विपक्षी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाकर धीरे धीरे किसी इलाके पर कब्जा करना सलामी स्लाइसिंग करना कहलाता है। ऐसे सैन्य ऑपरेशन से युद्ध होने की संभावना बहुत कम होती है। पहली बार इस शब्द का उपयोग हंगरी के कम्युनिस्ट राजनीतिक मतेस काराकोशी ने किया था। उन्होंने इस शब्द का उपयोग हंगरी में पूर्ण सत्ता हथियाने हेतु हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए किया गया था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।